मेरा देवर मेरी ननद को कमरे में बुलाकर हर रोज रात को कुंडी लगा लेता था और रोज रात को एक नई फिल्म लाता और दोनों दरवाजे को कुंडी लगाकर पूरी पूरी रात कमरे में फिल्म देखते थे। मैं जब भी बोलती कि मुझे भी देखनी है तो वो दोनों मना कर देते थे, कहते आपके देखने लायक नहीं है। एक रात मैं उनके कमरे के बाहर से गुजर रही थी तो मुझे ननद के दर्द से चीखने की आवाज आई। मैं कान लगाकर सुनने लगी। इतने में मेरा देवर बाहर आ गया। मैंने जब उसके कमरे के अंदर नजर डाली तो मेरी ननद बिस्तर पर। मेरी शादी को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था और मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में ही काम करते थे। उनकी ज्यादातर नाइट ड्यूटी ही हुआ करती थी। मेरा ससुराल एक भरा पूरा परिवार था जिसमें मेरे सास ससुर के साथ साथ मेरी ननद, देवर, मैं और मेरे पति भी रहते थे। मेरा देवर हर रोज एक नई मूवी ले आया करता था और हमेशा मेरी ननद और वो अकेले बैठकर ही देखते थे। उन दोनों भाई बहन में बहुत बनती थी, हमेशा एक कमरे में बंद रहा करते थे। फिल्म को भी वो दोनों अकेले कमरे में ही बैठकर देखते थे। एक दिन मैंने भी उन्हें कहा कि मुझे भी फिल्म देखनी है, पर उन दोनों ने साफ मना कर दिया। कहने लगे कि आपकी देखने लायक फिल्म नहीं है। मुझे थोड़ी हैरानी जरूर हुई। भगवान जाने कौन सी फिल्म दरवाजे में कुंडी लगाकर देखनी पड़ती थी। मैं तो उन दोनों को अपने साथ फिल्म दिखाने के लिए इसलिए बोल रही थी क्योंकि मेरे पति तो नाइट ड्यूटी करते थे। वो सुबह ही घर आते थे, वो शाम को चले जाते थे और तब से मैं बोर हो जाती थी। अकेले नींद भी तो नहीं आती थी मुझे, अकेले ही रहना पड़ता था अपने कमरे में। वैसे अगर मैं आप सबको सही बताऊं तो मेरी ननद और देवर मुझसे ज्यादा बात नहीं करते थे, बस दोनों आपस में ही लगे रहते थे पूरा पूरा दिन। मेरा देवर जब भी घर वापस आता था रात को तो हमेशा कोई ना कोई फिल्म की सीडी जरूर साथ में लेकर आता था और उसके बाद वो दोनों मिलकर कमरे में कुंडी लगा लेते थे और फिर लगाकर देखते रहते थे। वैसे मेरे ससुराल में टीवी तो बस एक ही था, वो भी मेरे देवर ने अपने कमरे में लगवा लिया था। दोनों जवान थे, छोटे बच्चे तो नहीं। ऐसी कौन सी फिल्म देखते थे जो कमरा बंद करके देखनी पड़ती थी। मुझे उनकी ये हरकत समझ ही नहीं आती थी। कभी कभी मुझे लगता था कि इस बारे में एक बार अपने पति से भी बात करके देखूं, लेकिन फिर यही सोचकर चुप रह जाती थी कि उनको तो यही लगेगा कि शायद मैं उनके भाई बहन को पसंद नहीं करती, इसलिए उनके खिलाफ बोल रही हूँ। आप तो जानते ही हैं, घर की भाभी कुछ बोले या ना बोले वो तो फ्री में ही बदनाम हो जाती है। वैसे भी मेरी ससुराल वाले मुझे कुछ खास पसंद करते भी नहीं थे, तो मैं उनके बीच में कुछ बोलती भी नहीं थी। अगले दिन मेरे पति अपनी नाइट ड्यूटी करके वापस आए। मैं जल्दी से उठी और सीधा किचन में जाकर उनके और बाकी सब लोगों के लिए नाश्ता बनाने लगी। जब तक वापस आई तब तक मेरे पति अपने कपड़े बदलकर लेटे हुए थे बिस्तर पर। मैंने उन्हें उठाया और नाश्ता करने के लिए कहा। नाश्ता मेरे हाथ से लेते हुए एक अच्छी सी स्माइल देते हुए मुझे कहने लगे थैंक यू। उनके पास ही उनके बगल में मैं जाकर बैठ गई। क्या हुआ, इतनी शांत क्यों हो? मैंने कहा कुछ नहीं, बस थोड़ा हाथ जल गया था तो उसी में दर्द हो रहा है। मेरे पति ने छूटते ही कहा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने कहा मुझे ध्यान नहीं रहा, कल रात को ही जल गया था। फिर उसके बाद बर्तन वगैरह धोए मैंने तो उसमें पानी भर गया है, इसलिए थोड़ा ज्यादा दर्द हो रहा है अभी। मेरे पति का नाम सूरज था। सूरज कहने लगे कि थोड़ा ध्यान से काम किया करो, देखो कितना ज्यादा जल गया है। मैंने भी उन्हें छेड़ते हुए कहा जो आज्ञा मेरे आका। हम दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। उसके बाद सूरज ने कहा कि तुम घर के कामों में स्वीटी की मदद क्यों नहीं ले लेती हो, वो तो पूरे दिन घर पर ही तो रहती है। स्वीटी मेरी ननद का नाम था। मैं कुछ सोचने लगी पर मैंने कुछ बताया नहीं। सूरज पूछने लगे कि क्या हुआ, कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मैंने आगे बताया कि रात होते ही आपका भाई और आपकी बहन एक कमरे में जाकर कुंडी लगाकर फिल्म देखने लगते हैं। हर रोज आपका भाई रात को एक नई सीडी लेकर आता है और उसके बाद वो दोनों कमरे में खुद को बंद कर लेते हैं। मुझसे बात तक तो वो दोनों करते नहीं है, मैं उन्हें काम के लिए कैसे कह दूं? बहुत दिनों से जो बात मेरे मन में थी वो मैंने आज सूरज को बता दी थी। मन थोड़ा हल्का लग रहा था अभी। सूरज कहने लगे कि अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं खुद स्वीटी को कहूंगा कि वो तुम्हारी मदद कर दे। सूरज ने अपना नाश्ता खत्म किया और मुझे कहने लगे कि तुम भी जाकर कुछ खा लो। सारे बर्तन लेकर मैं किचन में चली गई और सूरज को मैंने थोड़ी देर आराम करने के लिए कहा। वो तो पूरी रात से उठे हुए थे तो दिन में आकर घर पर थोड़ा सो जाया करते थे। किचन में जाकर मैंने सारे बर्तन धो दिए और उसके बाद घर के दूसरे कामों में लग गई। अभी थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा किया ही था कि मुझे बहुत ज्यादा थकान होने लगी। 2 मिनट रुककर थोड़ा आराम करने के लिए मैं बैठ गई। बैठे हुए अभी ठीक से 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा कि मेरी ननद स्वीटी बाहर से आई और कहने लगी मेरे लिए नाश्ता बना दो। उसके बोलने का तरीका ऐसा था जैसे वो घर की मालकिन और मैं घर की नौकरानी हूँ।
शुरू से ही वो ऐसे ही इसी तरीके से बात किया करती थी। उसे कोई कुछ कहता भी नहीं था, इसलिए मुझे उसका व्यवहार कभी अच्छा ही नहीं लगा। मेरी सास भी उसे कुछ नहीं बोलती थी, मैं चुपचाप सुन लिया करती थी। सोचती थी कि अगर उससे बहस करूंगी तो मेरी सास भी कहेगी कि मेरी बेटी से बहस कर दी है, तो घर में शांति बनी रहे, इसलिए मैं चुप हो जाया करती थी। उसकी बात सुनकर मैं चुपचाप वहां से उठी और किचन में जाकर नाश्ता तैयार किया। नाश्ता बनाने के बाद अपनी ननद को दे दिया और तब तक मेरा देवर भी आ गया था। उसको भी नाश्ता उसके हाथ में ही दिया। मैं अपने देवर से ज्यादा बात भी नहीं करती थी और ना ही उसके सामने ज्यादा जाती थी। उसकी नजरें मुझे थोड़ी अजीब लगती थी। मुझे उसके सामने बहुत अनकंफर्टेबल फील होता था। सारा काम निपटाने के बाद अपने कमरे में आराम करने के लिए मैं चली गई। हाथों में दर्द इतना ज्यादा था कि आंखों से आंसू बहने लगे। सूरज भी आराम कर रहे थे तो रोता देख पूछने लगे कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा? मैंने कहा नहीं, बस हाथों का दर्द थोड़ा बढ़ गया है। सूरज कहने लगे कि मैंने तुम्हें अभी समझाया था ना, तुम काम छोड़ देती, स्वीटी कर लेती। दिखाओ जरा मुझे। मेरा हाथ थोड़ा ज्यादा ही जल गया था। उन्होंने कहा कि चलो अभी हॉस्पिटल चलते हैं। वो मुझे जबरदस्ती हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने मुझे कहा कि मुझे थोड़ा आराम की जरूरत है, नहीं तो ये जला हुआ हाथ ठीक नहीं होगा। उन्होंने मेरे हाथ पर दवाई लगाने के बाद एक पट्टी बांध दी और साथ ही कुछ एंटीबायोटिक्स भी दे दी। डॉक्टर को दिखाने के बाद लगभग आधा दिन गुजर गया था। वापस जब घर आई तो सब चीजें वैसे की वैसे ही पड़ी थी। नाश्ते के बर्तन टेबल पर ही थे, ग्लास टेबल पर ही था, सब कुछ वैसे का वैसा जैसा छोड़ कर गई थी। गुस्सा मुझे बहुत आया था, लेकिन मैं चुप थी। किसी को ये नहीं हुआ कि कम से कम प्लेट को उठाकर किचन में रख देता, जहां खाया वहीं छोड़ दिया। अंदर आते हुए मेरे पति सोफे पर बैठे और कहने लगे कि बर्तन कब के हैं। मैंने उन्हें जवाब दिया कि मैं दोनों को नाश्ता देकर गई थी, यहीं पर उन्होंने खाकर यहीं छोड़ दिया, मैं भी साफ कर देती हूँ। मेरे पति कहने लगे कि तुम यहाँ बैठो, तुम्हें वैसे भी डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है ना। अगर तुम इसी तरीके से बार बार पानी में हाथ डालती रहोगी तो तुम्हारी चोट भरेगी भी नहीं। मैं अपने पति के साथ जाकर बैठ गई। मेरे पति ने अपनी बहन को आवाज दी। वो अपनी बहन को प्यार से स्वीटी बोलते थे। वैसे आपको सही बताऊं तो स्वीटी तो वो कहीं से नहीं लगती थी। अगर समय से शादी हो गई होती तो आज उसके भी 2 छोटे छोटे बच्चे होते। खैर मुझे क्या। ननद अपने भाई की आवाज सुनकर बाहर आई और इनसे पूछने लगी क्या हो गया। सूरज ने उन्हें कहा कि जाओ ये बर्तन उठाकर अंदर रख दो और धो भी देना। वो इनका मुंह देखने लगी। मेरे पति कहने लगे कि तुम मुझे इतनी हैरानी से क्यों देख रही हो? इतना हैरान होने वाली इसमें कोई बात नहीं है। खाना तुम्ही ने खाया है ना, तो उस बर्तन को धोकर रखने में कोई हर्ज नहीं है। और वैसे भी तुम अपनी भाभी की थोड़ी मदद क्यों नहीं करती? जब तुम पूरे दिन घर में ही रहती हो, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जिसे घर का कोई काम नहीं आता। वो चुपचाप बर्तन लेकर किचन में चली गई। दोनों भाई बहन तो अपने में ही मग्न रहते थे। अपने आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं कुछ दिखाई नहीं देता था, और मेरी सास को तो बाहर घूमने से ही फुर्सत नहीं थी। देवर और ननद कुछ अलग ही थे, जबकि मेरे पति बहुत अच्छे थे। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे सास ससुर ने मेरे पति को गोद लिया हो, तभी वो पूरे घर में सबसे अलग हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। सूरज ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया था कि मैं घर का कोई काम ना करूं, तो इसलिए मैं थोड़ा आराम कर रही थी और वही सोफे पर बैठी थी। और सूरज तो स्वीटी को पहले ही बोलकर गए थे कि आज का खाना बना लेना, तो वो किचन में खाना बना रही थी। उतनी ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने बैठे बैठे ही पूछा कि कौन है। बाहर से मेरे देवर की आवाज आई। मैंने उठकर दरवाजा खोल दिया। अंदर आने के साथ ही वो सीधा अपनी बहन को ढूंढते हुए उसके कमरे में गया। जब उसे वो वहां ना मिली तो किचन में देखने गया। भगवान जाने दोनों आपस में क्या खुसर फुसर कर रहे थे। मैं बाहर हॉल में ही बैठी हुई थी और दोनों को देख रही थी। उनकी आवाज तो ठीक से नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन ये जरूर पता चल रहा था कि कुछ बातें हो रही हैं। तभी मेरे देवर को किसी का कॉल आया और वो स्वीटी के हाथ में सीडी पकड़ाकर बात करता हुआ सीधा बाहर निकल गया। क्योंकि स्वीटी किचन में काम कर रही थी तो उसने सीडी को वहीं पर रखा और वो काम करने लगी। मैं ये सब कुछ बड़े गौर से देख रही थी बैठे बैठे। देवर के जाने के बाद मैं किचन में गई और वहीं खड़े होकर अपनी ननद की मदद करने लगी। उसकी मदद करते हुए मैं उससे बातें भी कर रही थी, लेकिन वो मेरी कुछ बातों का जवाब देती और कुछ बातों को इग्नोर कर रही थी। वो शुरू से ही ऐसी थी। गुस्सा तो आ ही रहा होगा, किचन में काम जो करना पड़ रहा था। उसकी नजरों से बचाकर वो सीडी मैंने अपनी साड़ी में छुपा ली और किचन से बाहर निकलने लगी। पर हाय रे मेरी फूटी किस्मत, वो सीडी मेरी साड़ी से छूटकर नीचे गिर गई। ननद वहीं थी तो उसकी नजर भी गई उस सीडी पर।
पर मैंने उसे अनजान बनकर नीचे से उठाया और पूछा इसमें क्या है, तो फटाफट आई और मेरे हाथों से छीन लिया। कहने लगी ये मेरी है। सबको खाना खिलाने के बाद, किचन का सारा काम करने के बाद मेरी ननद और देवर वापस अपने कमरे में गए, फिल्म लगाई और कुंडी लगाकर देखने बैठ गए और मैं हमेशा की तरह बोर होते हुए अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में जाने के बाद मैं कमरे के चक्कर काट रही थी, कुछ था ही नहीं करने के लिए। और उसके बाद अपने पति को फोन लगाया तो थोड़ी बहुत बात कर ली। ना जाने बात करते करते कब आंख लग गई और मैं सो गई। अब तो नींद अगले दिन सुबह ही खुली सीधा। अगले दिन सुबह उठी और सबके लिए नाश्ता बनाने चली गई। उतने में ही मेरे पति नाइट ड्यूटी कर घर आ गए। आकर मुझे किचन में देखने के साथ ही वो कहने लगे कि तुम एक काम करो, तुम अपने मायके हो आओ। अगर तुम यहाँ रहोगी तो तुम यूं ही काम करती रहोगी और तुम्हें आराम नहीं मिलेगा। मैंने सोचा कि ये भी ठीक ही बोल रहे हैं। यहाँ पर मैं आराम कर भी नहीं सकती। सास ससुर सब थे, उनके बीच में आराम से बैठ जाना अच्छा भी तो नहीं लगता ना। मैं फटाफट तैयार हुई और कुछ कपड़े अपने बैग में डाले। मेरे पति मुझे मेरे मायके छोड़कर वापस घर आ गए। इतने दिनों बाद अपने घर जाकर बहुत सुकून मिल रहा था। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी, तो बस खाना खाया और सो गई। सुबह जब आंख खुली तो देखा कि सूरज का कॉल आया हुआ था। उनसे थोड़ी बहुत बात की और उसके बाद बाहर मम्मी ने नाश्ता बना लिया था। इतने दिनों बाद माँ के हाथों का नाश्ता खाने को मिल रहा था। बाहर जाकर मैं डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। मम्मी ने मुझे प्लेट में ही नाश्ता परोस दिया। खाने के बाद मैं धीरे धीरे सारी प्लेट्स को समेटने लगी तो उतने में ही मेरी बहन कहने लगी कि दीदी आप यहाँ आराम करने आई हो तो आराम करो। अपना हाथ देखा है कितना ज्यादा जल गया है, नहीं तो जीजा जी क्या बोलेंगे कि हमने तो उनकी पत्नी को आराम भी नहीं करने दिया। अभी कुछ देर हुई थी कि मैं, मम्मी और बहन मिलकर गप्पे मार रहे थे कि डोरबेल बजी। जब दरवाजा खोला तो मेरी बचपन की सहेली स्नेहा मुझसे मिलने आई थी। उसे शायद मेरी बहन से पता चला था कि मैं यहाँ पर कुछ दिन के लिए रहने आई हूँ, तो वो मुझसे मिलने के लिए आ गई। अपने बचपन के दोस्तों से मिलकर कितना अच्छा लगता है ना। ऐसा लगता है कि एक बार फिर से हम बच्चे बन गए। स्नेहा पूछने लगी कि कैसी है, तो मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? उसने कहा मैं भी अच्छी हूँ। काफी देर हो गई थी, हमने एक दूसरे से बातें करते हुए पूरा बचपन जी लिया था। उसके बाद वो अचानक पूछने लगी कि दूल्हे जी ने आपको यहाँ पर छोड़ कैसे दिया? पीछे से मेरी माँ कहने लगी अरे बेटा वो तो उसके हाथ में चोट लगी है तो आराम करने आई है, नहीं तो ये तो अपनी मम्मी को भूल ही चुकी है, कुछ भी हो जाए यहाँ आती ही नहीं। मैंने अपनी मम्मी को गले लगाते हुए कहा नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं है, आप जानते हो ना वहां पर कितने सारे लोग हैं। एक बार ससुराल में पहुंच जाओ तो उसकी जिम्मेदारियों से कभी फुर्सत मिलती ही नहीं है। और मैंने कहा कि हाँ मैं समझती हूँ बेटा। माँ घर के दूसरे कामों में लग गई और मैं और मेरी दोस्त वापस बैठे बैठे अपने बचपन को याद कर रहे थे कि तभी मेरे दोस्त ने कहा कि अच्छा तुम्हें याद है रीना आंटी हमारे गांव में रहती थी? मैंने कहा हाँ मुझे अच्छे से याद है। उनके पति के देहांत के बाद उन्होंने टीचर चाचा से शादी कर ली। टीचर चाचा का एक बेटा तो पहले से था और आंटी की भी एक बेटी थी, तो ये सब लोग एक जगह एक साथ ही रहते थे। लेकिन टीचर चाचा का बच्चा तो बचपन से ही उद्दंड था। मैंने कहा हाँ मुझे याद है। टीचर चाचा का बेटा तो पूरे गांव में फेमस था, हर किसी से लड़ता झगड़ता रहता था। मुझे तो उससे बहुत ही ज्यादा डर लगता था, दूरी रहती थी मैं उससे। मैंने अपनी दोस्त से पूछा कि अभी वो लोग कहाँ हैं, ठीक हैं? स्नेहा कहने लगी कुछ साल पहले की बात है, वो लड़का हमेशा अपने कमरे में बैठा रहता था। आंटी ने उसे बहुत बार कहा कि बाहर कमरे में आकर बैठो, लेकिन ना जाने वो कमरे के अंदर क्या करता रहता था। एक दिन आंटी झटके से कमरे में गई तो वहां बैठा बैठा अपने फोन में लड़कियों की वीडियो देख रहा था। जब उसने देखा कि आंटी ने उसे देख लिया है तो उसने आंटी को भी ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अगर उन्होंने उसके पापा को बताया तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तभी भी आंटी ने ये बात चाचा को बता दी। चाचा ने अपने बेटे को बहुत मारा और घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन जाते हुए वो आंटी को धमकी देकर गया था कि वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। फिर एक दिन आंटी अपनी बेटी के साथ कहीं पर जा रही थी, वहीं से उसने उनकी बेटी को उठा लिया और उसके साथ गंदा काम करके उसे फेंक दिया और गांव से फरार हो गया। आंटी आज तक भी बहुत रोती है। वो लड़की तो बहुत गुमसुम हो गई है, किसी से कोई बात नहीं करती, जैसे कोई पागलपन सवार है उसके ऊपर। आंटी का दुख तो किसी से देखा नहीं जाता। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा मुझे तो कुछ भी पता ही नहीं चला इस बारे में। मैंने अपनी दोस्त को कहा कि चल उनके घर चलते हैं। उसके साथ मैं आंटी से मिलकर आई। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था उनको इस तरीके से देखकर।
और उनकी बेटी तो जैसे बदहवास इधर उधर घूम रही थी। बहुत दुख हुआ उन्हें देखकर। खैर कुछ दिन मायके में अच्छे से बिताने के बाद मैं वापस अपने ससुराल आ गई। सूरज ही आए थे मुझे लेने के लिए। मेरा हाथ भी अब पहले से काफी बेहतर था। मुझे घर पर छोड़कर वो अपनी ड्यूटी के लिए रात को निकल गए। कमरे में पानी नहीं था तो रात को ही उठकर मैं किचन की तरफ गई पानी लेने के लिए। किचन के बराबर वाला कमरा मेरी ननद का था। किचन से जब मैं बाहर निकली मुझे किसी के रोने की आवाज आ रही थी। मैं दरवाजे पर कान लगाकर बहुत ही ध्यान से वो आवाज सुनने की कोशिश कर रही थी। बाहर कोई ज्यादा आवाज आ नहीं रही थी, बस इतना जरूर पता चल रहा था कि कोई लड़की रो रही है। इससे पहले कि मैं कुछ और सुन पाती मेरे हाथ से ग्लास नीचे गिर गया। जैसे ही ग्लास उठाने झुकी ही थी कि देवर ने आकर दरवाजा खोल दिया। गुस्से से मुझे कहने लगा कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने कहा कुछ नहीं, पानी लेकर अपने कमरे में जा रही थी कि ग्लास टूट गया। अंदर नजर डाली तो मेरी ननद बिस्तर पर आराम से बैठे बैठे मुझे देख रही थी। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई लग रही थी, थोड़ी डरी सी थी। टीवी अभी चल ही रही थी और उसमें से कुछ आवाजें आ रही थी। मैंने देखने की कोशिश की तो मेरी ननद ने टीवी फटाफट बंद कर दिया। मेरा देवर कहने लगा कि आप क्या यहीं खड़ी रहोगी, जाओ अपने कमरे में। इतना बोलते हुए उसने मेरे मुंह पर ही दरवाजा दे मारा। बदतमीज तो ये दोनों पहले से ही थे। गुस्सा मुझे बहुत ज्यादा आ रहा था, पर क्या ही करती, चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कमरे में आई ही थी कि सूरज का कॉल आ गया। उनसे थोड़ी देर बात करने लगी और लेट गई। मेरी सहेली की बातें मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि कहीं ये दोनों भी यही काम तो नहीं करते, कहीं ये दोनों भी गंदी वीडियो और फोटोज तो नहीं देखते रहते। छोटे बच्चे भी नहीं है कि इनको ये समझ ना हो, लेकिन आजकल तो कुछ भी हो सकता है। कुछ गलत देख रहे हैं तभी तो ये मुझे अपने साथ नहीं दिखाते। यही सब सोचते सोचते सर का दर्द इतना तेज हो गया कि मैंने दवाई ली और चुपचाप सो गई। जब आंख खुली तो सूरज आ चुके थे। सूरज ऑफिस से कब आए मुझे पता ही नहीं चला आज। जब तक मैं उठी थी तब तक वो सो चुके थे। उन्हें कंबल उड़ाकर मैं नहाने के लिए चली गई और उसके बाद नाश्ता बनाने। नाश्ता जब तक बनाकर वापस आई तो सूरज भी उठ चुके थे। उन्होंने और मैंने साथ में ही नाश्ता किया, लेकिन आज भी मैं कल रात की बातों में उलझी हुई थी कि वो आखिर रोती हुई लड़की की आवाज कहाँ से आ रही थी। क्या वो वही कर रहे थे जो मैं सोच रही थी, या कुछ और? एक बार को तो सोचा कि सूरज को सब कुछ बता दूं, लेकिन जो बात मैं सोच रही थी वो छोटी बात नहीं थी। अगर मैं सूरज को बता देती तो पता नहीं वो मेरी बात का यकीन करते भी या नहीं, या शायद मुझ पर ही गुस्सा करते कि मैं उनके भाई बहन के बारे में कितनी गंदी सोच रखती हूँ। सोच रही थी कि सूरज की आवाज से ध्यान टूटा। कहने लगे क्या सोच रही हो? मैंने कहा कुछ नहीं, और मैं उनके साथ नाश्ता करने लगी। पूरा दिन सूरज के साथ बस ऐसे ही गुजरा और शाम को वो अपने ऑफिस चले गए। मेरे दिमाग में कल की उधेड़बुन अब तक चल रही थी। मैंने सोच लिया था कि मुझे जानना है कि आखिर ये दोनों क्या करते हैं। अगर मैं सीधा सीधा पूछती तब तो ये मुझे बताने से रहे। मैंने मौका पाकर देवर के कमरे में जाकर मैं छुप गई। अभी कुछ ही देर हुई थी कि मेरे देवर और ननद कमरे में अंदर आए। अंदर आने के बाद हमेशा की तरह उन्होंने दरवाजे पर कुंडी लगा ली। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। मेरे देवर ने अपने बैग में से एक सीडी निकाली और उसे लगाने लगा। मैं बहुत ही बेचैनी से उस फिल्म के शुरू होने का इंतजार कर रही थी। आखिर आज मुझे इन दोनों की सारी सच्चाई पता चलने वाली थी। ऐसा भी लग रहा था कि कहीं खुद को किसी ऐसी सिचुएशन में ना डाल लूं जो मैं देख ही ना पाऊं, पर सच तो मुझे जानना ही था। आखिर महीने हो चुके थे इन दोनों को इसी तरह कुंडी लगाकर फिल्म देखते हुए। जैसे ही उस वीडियो की शुरुआत हुई मुझे अपनी खुद की सोच पर शर्म आने लगी। मुझे लगने लगा कि मैं इन दोनों के बारे में क्या सोच रही थी। इस वीडियो के अंदर एक छोटा सा डिब्बे बराबर कमरा था। बहुत अंधेरा सा था। काफी सारी लड़कियां थी। उनकी उम्र लगभग मुझे 8 से 18 साल तक लग रही थी। बहुत मध्यम सी रोशनी थी उस कमरे में। कुछ बच्चों की हालत बहुत खराब लग रही थी। देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे किसी ने उनको पकड़ रखा है। उनमें से एक बच्ची बहुत रो रही थी। कह रही थी कि मुझे प्लीज छोड़ दो, मेरे पापा मेरा इंतजार कर रहे हैं, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे जाने दो। अभी तक भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये किसी मूवी का हिस्सा है या यही सब सच था, लेकिन अगले 2 मिनट के अंदर मुझे सब सच्चाई पता चल गई। मेरी ननद के पास किसी का फोन आया और वो उससे कह रही थी कि लड़कियों को तैयार रखना, कल इन लोगों को हम दिल्ली सप्लाई कर देंगे ताकि और बच्चों को रखने की जगह बन जाए। यहाँ बहुत सी पार्टी तैयार बैठी है। अब मुझे सब कुछ समझ आ गया। ये लोग बच्चियों को पकड़कर बेचते थे। इतना घटिया और गिरा हुआ काम करते थे ये लोग। कुछ और प्लानिंग करने के बाद ये दोनों सो गए।
मैं बहुत ही सावधानी से दबे पैर कमरे से बाहर निकल गई। मेरे हाथ पैर सब कांप रहे थे, दिमाग सुन्न हो गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, किससे बात करूं इस बारे में। कुछ ही देर में मेरे पति घर वापस आ गए। समझ मुझे कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे पास सूरज के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। मैंने सूरज को सारी बातें बता दी। पहले तो उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया। सबूत मेरे पास कुछ था नहीं, तो मैंने उन्हें कहा कि आज रात आप और मैं उस कमरे में छुप जाते हैं, आप खुद ही देख लीजिएगा। सूरज ने मुझ पर भरोसा किया और अगली रात मैं और सूरज दोनों ही उस कमरे में जाकर छुप गए। सूरज ने वो वहां कैमरा पहले ही लगा दिया था। वो दोनों वापस कमरे में आए, कुंडी लगाई और एक नई वीडियो चालू करी, जिसके अंदर इसी तरीके की बातें हो रही थी जो मैंने सूरज को बताई थी। मैंने और सूरज ने उस कमरे की सारी हरकतें और सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। सूरज उसी टाइम बाहर निकल गए और वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने अपने भाई बहन से कहा कि तुम दोनों ये क्या कर रहे थे। वो दोनों तो हक्का बक्का रह गए। सफाई तो दे नहीं सकते थे, क्योंकि सूरज ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। जब कोई रास्ता उन दोनों को नहीं सूझा तो मेरे देवर ने वहां रखी एक लोहे की रॉड उठाकर मेरे पति को मारना चाहा। मेरे पति जैसे ही वहां से हटे, वो रॉड एक तार में जा लगी और उसे करंट लग गया। उसको बचाने के चक्कर में मेरी ननद को भी करंट लग गया और वो दोनों वहीं मर गए। क्योंकि हमने उस कमरे में पहले से ही कैमरा लगाया हुआ था, तो ये सारी चीजें और सारी बातें उसमें रिकॉर्ड हो गई। सूरज को अपने भाई बहन के जाने का दुख तो था ही, लेकिन साथ ही साथ ये भी पता था कि वो इस तरीके का गंदा काम करके ना जाने आज तक कितने ही बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर चुके थे। पुलिस को बुलाकर ये सबूत पुलिस को पकड़ा दिया और पुलिस की मदद से उन सभी बच्चियों को उनके घर पहुंचा दिया। आज मैं और सूरज एक अच्छी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। हमारा एक बेटा भी है, हम बहुत खुश हैं। लेकिन दोनों का इस तरीके से जाने का गम हम सभी को दुखी करता है। अपने जीवन में कोई भी गलत काम आप कितनी भी होशियारी से क्यों ना कर लें, एक ना एक दिन पकड़े जाते हैं। और अगर नहीं भी पकड़े जाते तो आप इंसान से जरूर छुपा सकते हैं, पर ईश्वर से नहीं। मेरे देवर और ननद ने भी ना जाने कितने ही परिवारों की बद्दुआ ली थी। किसी ना किसी दिन वो लगनी तो थी ही। हमेशा एक अच्छा इंसान बनना चाहिए और अपने बच्चों को भी एक अच्छा इंसान बनाना चाहिए। आखिर में सबको अपने किए का फल यहीं इसी जन्म में भुगत कर जाना है। ईश्वर से डरना जरूर चाहिए। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।